नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें हम पहुंचे करनाल के लघु सचिवालय के अंदर। यहां पर बता दें आपको मूल निवासी बहुजन संगठनों की अखिल भारतीय सहयोग एवं समन्वय समिति द्वारा आज ओबीसी आरक्षण के अंदर जो ओबीसी आरक्षण को लेकर संशोधन हुआ है उसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है डिप्टी कमिश्नर करनाल को। और दोस्तों, हम बात करते हैं जिस ये डेलीगेशन ने ज्ञापन सौंपा है। आप देख सकते हैं मेरे साथ सब मौजूद है और हमारे साथ एडवोकेट करमवीर जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। करमवीर जी, क्या मामला है ये वाला पूरा? आज हमने राज्यपाल जी को, माननीय राज्यपाल जी को डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। हमारे इसमें ये मुद्दे हैं कि ये जो सरकार ने जो इसमें 6 लाख रुपए, जो क्रीम लेयर में 6 लाख रुपए ओबीसी का किया है, कि 6 लाख रुपए की इनकम वाले जो एनुअल इनकम है जिनकी, उनके बच्चे आगे जो हाई क्लास जैसे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस है की पढ़ाई है और हैं, उनमें आगे एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये जो सरकार ने हमारे ऊपर जो ये बंदिश लगाई है, हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो 6 लाख वाला जो क्रीम लेयर है इसको हटाया जाए। दूसरा, आज तक जो जनगणना है, ओबीसी की जनगणना है, वो ओबीसी की जनगणना इतने सालों से जनगणना नहीं हुई। हमारी जनगणना कराई जाए। हमारी आबादी इतनी है कि हमारे बच्चे और हमारी जो वोटें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आज तक इतने सालों से जनगणना नहीं हुई, उनकी जनगणना कराई जाए और उस जनगणना के आधार पे ही हमें जो है आरक्षण दिया जाए। और उसी हिसाब से जो हमारा कोटा है, जो हमारे जो ऊपर से जो जो ये ग्रांट्स वगैरह आते हैं, वो भी इसके माध्यम से हमें दिए जाएं। और इसीलिए हमने जो है सरकार को ये ज्ञापन सौंपा है, भाई हमारे ऊपर ये क्रीम लेयर की जो ये बंदिश है ये हटाकर और ये इसको बढ़ाया जाए, ताकि हमारे बच्चे आगे जो है एडमिशन ले सके। क्योंकि जो गरीब आदमी है वो तो कभी सोच ही नहीं सकता कि जो जो हायर एजुकेशन है वो ले। अगर जो लेने के लायक है उस पर सरकार ने बंदिश लगा दी, जो पढ़ाई कर सकते हैं इसके बारे में उस पे सरकार ने बंदिश लगा दी। ये बंदिश अगर जो लग गई तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, हमारे कहाँ नौकरियां लगेंगे, कहाँ पे हमारा जो वर्ग है वो कहाँ तरक्की करेगा, वो तो वहीं दब के रह जाएगा। और ये एक साजिश ही हम तो इसको कहेंगे कि एक साजिश के तहत ही जो है ना, ये एक ओबीसी वर्ग को दबाने की एक साजिश है। इसके लिए जो है अब सब ये एक इकट्ठा होकर एक मंच के माध्यम से सरकार को हमने ये ज्ञापन दिया है और आगे भी इसके लिए समय समय पर जो है ना आगे ये कदम उठाए जाएंगे। तो हमारी सरकार से और आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि इसको हटाया जाए और ये जो 6% ये लागू किया है इसको हटा के और आगे इसका दायरा जो है बढ़ाया जाए। क्या इसमें हुआ, क्या है संशोधन क्या किया सरकार ने? संशोधन ये जो ये किया है, आर्थिक स्थिति के आधार पे जो किया है, जो इकोनॉमिकली वाले थे इनको तो 8 लाख रुपए कर दिया इनका तो। और जो ये जो पिछड़ा वर्ग था इसका 6 लाख रुपए कर दिया, कि 6 लाख रुपए जिसकी एनुअल इनकम होगी उसके बच्चे हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जो बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स तो खत्म हो गए। कौन कौन सी जातियां आती हैं इसमें ओबीसी में? इसमें बहुत सारी जातियां आती हैं ओबीसी में, बहुत सारी जातियां हैं। 3,000 के करीब, 3,000 प्लस ही हैं जो कि इसमें पिछड़ा वर्ग में जो है जातियां आती हैं। तो अभी जो है इस बारे में मुहिम चली है और ये सभी जातियां इकट्ठी होकर जो है ना इसमें इसके लिए एक संघर्ष करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा संघर्ष का? जैसे आज आपने राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा है, किसको सौंपा है ज्ञापन? आज डीसी साहब को, माने डीसी साहब को राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन जो है अलग अलग स्टेटों में आज आज काफी जगह इस बारे में बहुत से स्टेटों में ज्ञापन दिया गया है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसके बारे में जल्द ही कोई संज्ञान लेगी। अगर मान लो ये संज्ञान लेने में या कुछ संशोधन होता ही नहीं है, वापस नहीं लिया जाता, तो उसमें क्या रहेगा, स्टैंड क्या रहेगा? अगर माननीय सरकार जो है हमारी जो मांगे नहीं मानती तो बड़े स्तर पे जो है ना सभी वर्ग इकट्ठे होकर इसके लिए आंदोलन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, बाहर के अंदर भारत में जो पहली जनगणना हुई थी 1931 के अंदर, अंग्रेजों के टाइम में, बिफोर इंडिपेंडेंस, उस जनगणना के अंदर जो डेटा निकल के आया था उसके डेटा के अकॉर्डिंग जो ओबीसी है वो 52% है भारत के अंदर। 52% ओबीसी होने के बाद भी इनको आज तक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। देश आज़ाद हो गया है, देश की आज़ादी में सबकी हिस्सेदारी रही, सबकी भागीदारी रही, लेकिन जब अधिकार की बात आई तो अधिकारों में सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी खत्म कर दी गई। खासकर ओबीसी वर्ग जो बहुत बड़ा वर्ग है, जिसकी 52% संख्या है भारत के अंदर। और जो अब लेटेस्ट जो डेटा जा रहे हैं उसमें ओबीसी की जनसंख्या बढ़ी है, 56% के करीब है। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उससे पहले भी गवर्नमेंट है, उन्होंने ओबीसी को लेके बिल्कुल अनभिज्ञ रहे, ना इनकी जनगणना कराई, बिना जनगणना कराए ना तो आप उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं, ना सोशली बैकवर्डनेस के बारे में पता कर सकते हैं। वो जनगणना के ही आधार पे पता चलेगा।
अब बात करते हैं हम संविधान की। संविधान के मुताबिक आर्टिकल 340 में ओबीसी के अधिकारों का प्रोविजंस दिया गया है। उसमें कहीं भी क्रीमी लेयर का जिक्र नहीं है। ये जो प्रतिनिधित्व है ये रिजर्वेशन भी नहीं है, ये प्रतिनिधित्व है संख्या के अनुपात में। उसमें क्या है कि आपकी जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से आपको हिस्सेदारी दी जाएगी, क्योंकि संख्या के अनुपात में हम खाना भी खाते हैं, हम टैक्स भी देते हैं, डायरेक्ट भी टैक्स देते हैं, तो उस बजट का एलोकेशन संख्या के अनुपात में होना चाहिए। पर क्या है कि कुछ उद्योगपतियों को 2%, 2-4 उद्योगपतियों को इस देश की सारी पूंजी थमा दी गई है, बाकी देश को पिछड़ेपन की तरफ धकेला जा रहा है। पहले ही पिछड़े थे लोग और पिछड़ा बना जा रहा है। अभी कैपिंग सिस्टम लगाया गया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी क्रीमी लेयर का कोई जिक्र नहीं है। ये बैकवर्डनेस सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं जो, उनको ये प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इकोनॉमिकली का कहीं भी जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जो इकोनॉमिकली पिछड़े हुए लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो फिर भी इन्होंने इकोनॉमिकली की एक कैपिंग लगा दी, 6 लाख कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 लाख की हुई है, हरियाणा गवर्नमेंट ने 6 लाख कर दिया है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस है वो उनकी है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो जनरल क्लास के, उनकी जो है वो 8 लाख से भी ऊपर है। इसका मतलब जो अगड़े हैं वो तो 12 लाख वाले भी गरीब हैं, और जो पिछड़े हैं वो 6 लाख वाले अमीर हैं। ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? जबकि पिछड़े हैं उनकी 12 लाख होनी चाहिए थी कैपिंग, और मैं तो कह रहा हूँ कैपिंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आर्थिक आधार पे रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम रिजर्वेशन भी बोलते हैं, कहीं भी नहीं कहा गया भी आप आर्थिक आधार पे दोगे ना। ये आर्थिक आधार का उन्मूलन कोई और रणनीति है भी, आर्थिक आधार पे लोगों को ऊपर उठाना। और बहुत सारी स्कीमें आर्थिक आधार पे आप उनको आप हिस्सेदारी दो, आप गवर्नमेंट की ठेकेदारी में हिस्सेदारी दो। बैकलॉग पूरा नहीं किया गया आज तक। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 27% रिजर्वेशन है ओबीसी का, लेकिन सिर्फ 6.5% ही सीटें भरी गई हैं। क्या कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जो ओबीसी हैं, जो और बाकी ओबीसी हैं, वो क्या इस देश के अंदर नालायक हैं? उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, उनके पास कोई अपना दिमाग नहीं है कि वो इस देश को चला सके। ये एक साजिश के तहत बहुत बड़ी आबादी को पिछड़ा बनाए रखने के लिए ये तैयार किया जा रहा है, ताकि अगर पिछड़ा रहेगा देश, बैकवर्ड रहेगा देश, तो उनके वोटों को आसानी से खरीदा जा सकता है और अपने अनुकूल सरकार को और सत्ता को परिवर्तन किया जा सकता है। सिंपल सी बात है। जितनी भी पॉलिसी जो बनती हैं उस पॉलिसीज के अंदर कहीं भी ओबीसी का जिक्र नहीं आता है, जबकि 52% है। जो बजट लोकेट होता है उसमें कहीं भी ओबीसी का जिक्र नहीं आता है। जो बजट में ओबीसी को जो मिलना चाहिए वो सारा का सारा उनको चला जाता है, उद्योगपतियों को। उनके तो 1.5 लाख 3-3 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए जाते हैं और अमीर होते जा रहे हैं। भारत के अंदर अभी देखा होगा आपने 10 सालों के अंदर यो अमीर होता जा रहा है, करोड़पति बनते जा रहे हैं, और गरीब होता जा रहा है, खाने के लाले पड़ गए हैं। जो पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चों को, उसके पास पैसा नहीं है, वो नीट में एडमिशन कैसे ले लेगा, आईएएस आईपीएस कैसे बना लेगा? और जिनके पास पैसा है, सुविधा है, तो उन पे आपने 6 लाख की कैपिंग लगा दी है। ये कैपिंग सिस्टम गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस कैपिंग सिस्टम को खत्म करना चाहिए। हमारी यही सरकार से गुजारिश है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो देश के अंदर जितने भी मूल्यवासी संगठन है वो सभी इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर एक आंदोलन तैयार किया जाएगा। उसकी रूपरेखा जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हम इस देश के अंदर आंदोलन करेंगे। चाहे हमें इस देश के अंदर सड़कों पर आना पड़े, चाहे हमें उग्र आंदोलन करना पड़े, हम आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन कानून व्यवस्था के अंदर हम सारे के सारे अपने आंदोलन को चलाएंगे। कोई भी कानून व्यवस्था को नहीं तोड़ेगा। हम शांति प्रिय तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और यही मेरी गुजारिश है कि हमें अनदेखा ना किया जाए। हम इस देश के अंदर 52% हैं और 52% का हिस्सा हमें मिलना चाहिए। ये हमारी हिस्सेदारी है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई भीखमंगी नहीं है कि हम आपसे भीख मांग रहे हैं। संख्या के अनुपात में देश बना है, देश की एक कॉन्स्टिट्यूशन है, देश की एक रेखा परिधि है, और देश के लोगों से ही देश बनता है, ठीक है, जानवरों से देश नहीं बनता है। नहीं, इसमें जो आप कैपिंग की बात कर रहे हो कि कैपिंग जो थी 8 लाख से 8 लाख की भी तो कैपिंग लगी हुई थी इसके ऊपर, तो 8 लाख से उसको घटा के 6 लाख कर दिया है कि जो धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं। तो उनको तो इस चीज का फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? नहीं, जो ये आर्थिक दृष्टि की बात कह रहे हैं कि ये आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं, वो जब आप जनगणना कराएंगे, सोशली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, वो जनगणना के जब डेटा जाएंगे ना तब पता चलेगा क्लियरली। एडुकेट डेटा तो हमारे पास है ही नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं भी आर्थिक रूप से ये लोग मजबूत हो गए हैं? ठीक है, किस आधार पे किया गया? फिर सरकार ने कोई ना कोई तो इसका वो प्राइमरी बनाया होगा ना, कोई ना कुछ
जांच की होगी, कोई कमेटी बनाई होगी, कुछ करा होगा, या एकदम से थोप दिया? सरकार ने ना कोई जांच करी है, ना कोई कमेटी बनाई है, ना सरकार ने आयोग से कोई परमिशन ली है। सरकार अपनी मनमुखी तरीके से ना पिछड़ों की राय ली है, जबकि अगर राय लेनी होती पिछड़ों की तो पोर्टल पे डाला जाता और पोर्टल पे डाल के पूछा जाता, ठीक है ना, पिछड़े उसमें अपनी राय देते। कहीं भी राय नहीं गई है हमारी, बिना राय के लिए ही सारे के सारे प्रोविजन तैयार कर दिए जाते हैं, ऊपर बैठ के इसी रूम में वहीं बैठ के है ना सारे के सारे कानून बना देते हैं और हमें सौंप देते हैं, लो जी उसका उसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है हम भुगते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा जब हमारे पे कैपिंग लगा दी? अब एक क्लरिकल पोस्ट पे काम करता है उसकी भी 6 लाख रुपये सैलरी बन जाती है जाते जाते, ठीक है ना, क्या वो पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को, एडमिशन करा पाएगा हायर एजुकेशन में? अब जो जो दाढ़ी मजदूरी करता है उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो IIT में या मेडिकल का वो दे दे, पैसे दे दे, है उसके पास है 40 लाख रुपए किसी के पास? आपसे क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि ये कैपिंग सिस्टम ही खत्म होना चाहिए। तो अगर ये पूरा ही सिस्टम खत्म कर दें और सबको सामान्य ले आए, उसमें कोई दिक्कत है? सबको सामान्य देखो ऐसे है, मैं साधारण एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी, एक गांव के अंदर बैल बंधे होते हैं 3-4, एक तगड़ा बैल होता है और एक कमजोर बैल होता है, एक शांति प्रिय बैल होता है। एक बैल तो अपना भी चारा खा जाता है और फिर दूसरों को सिंग मार मार के साइड में करके उसका भी चारा खा जाता है, ठीक है। और जो आराम से बैठा शांति प्रिय तरीके से है उसको अपना धीरे धीरे वो उसको खाना नहीं मिलता, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। अब जो हजारों सालों से कमजोर हो गए, जिनके अधिकार खाए गए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको आपको स्पेशल एक्शन लेना पड़ेगा, आपको उनको एफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ेगा, उनको आगे लेके आना पड़ेगा, उनके लिए आपको स्पेशल अलग से बजट भी अलोकेट करना पड़ेगा। इतनी बड़ी आबादी है, जब तक इतनी बड़ी आबादी को आप मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आओगे तो देश भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? आप बताओ, क्या क्या कुछ लोगों को ही अमीर बनाने से विश्व गुरु बन जाएगा क्या? इस देश के अंदर गरीबी और भुखमरी बढ़ेगी तो क्या देश विश्व गुरु बन जाएगा? आपको लगता है इसमें कई कई चीजों में देखा गया, सरकारी नौकरियों को जब अप्लाई किया जाता है और उसके अंदर जब आरक्षण की बात आती है, तो आरक्षण के अंदर जो SC कोटे के होते हैं वो उसमें भी अप्लाई करते हैं, और जब वहाँ कोटा पूरा हो जाता है तो फिर जनरल में चले जाते हैं। इस तरह की बातें सामने आती हैं। आपको क्या लगता है कि इस पे भी कैपिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, उसमें ऐसा है कि जो जो SC कोटे की या OBC कोटे की बात करते हैं जर्नल में, ये ऊपर क्या होता है कि जो भी लिस्ट बनती है वो जर्नल के हिसाब से बनती है। जिनके मार्क अच्छे हैं, जो जर्नल में compete करते हैं वो compete कर ले, जर्नल में चले जाते हैं वो, क्योंकि जर्नल जो है कोटा वो ओपन कोटा है, इसको ओपन कोटा बोले हैं, क्योंकि मोर देन ओपन कोटा कैसे हो जाएगा? ओपन इसलिए है, ओपन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो कैपिंग वो अपने फायदे के लिए बोलते हो अपने? हाँ नहीं नहीं, वैसे ओपन ही है, ये 50% है, क्योंकि नहीं, वो अगर डाका तो पड़ जाता है ना, जनरल के कोटे में डाका पड़ जाता नहीं है। डाका नहीं पड़ेगा। अगर हम संख्या के अनुपात की बात करते हैं, चलो इसी बात पे बात कर लेते हैं। अगर हम संख्या के अनुपात में करें, भारत के अंदर OBC 52% है, शेड्यूल कास्ट है 21 से 22% है, अदर जो माइनॉरिटीज हैं वो भी मिला के टोटल ये 85 मोर देन 85% हो जाते हैं। अब 85% लोगों को 27 + 21 49.5% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है, जबकि वो भारत में 85% है। 25% का डाका, तो इसका मतलब ओपन को जा रहा है। तो आप देखो ना, पिछली सरकारों ने 5 जातियों को और OBC के अंदर शामिल कर लिया, जिसका खामियाजा अब जो अन्य जातियां उनको भुगतना पड़ रहा है, तो उसका क्यों नहीं विरोध किया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी तो कैपिंग हुई है देखिए, किस्म से, अगर आप देखते हो वो भी तो कैपिंग, उसमें भी तो देखिए, आपका क्राइटेरिया कम हो देखिए गया जो ना। देखिए जिन जिन दिया है ना, जाति दिया है ना, वो देखिए भी तो। जिन जातियों की बात आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जिन जातियों की आप बात कर रहे हैं, जाट हैं जिसमें, और रोड भी हैं, जट सिख भी हैं, नहीं गुज्जर पहले ही है, OBC में ही है, गुज्जर पहले से ही है, और ST में है। देखो जाट है वो राजस्थान में चले जाओ, आप राजस्थान के अंदर ऑलरेडी OBC के अंदर है। आप यूपी में चले जाओ, यूपी में ऑलरेडी OBC के अंदर है। एक हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहाँ पे जाट OBC में नहीं है, जबकि OBC में पहले से आ जाना चाहिए था, पहले से आ जाना चाहिए। अगर संख्या का अनुपात बढ़ता है, अगर मान लो जाट के आने से अगर OBC 52% से 56% जो होता है, तो 56% 6% वहां जर्नल में भी तो खा रहा है। वो तो नुकसान भी तो हो रहा है ना। आप देखो, जो 5 जातियां और जुड़ने से सरकार कोटा तो वही है। सरकार वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार को कोटा बढ़ाना चाहिए। हमें दिक्कत नहीं है कि अगर जाट अगर आता है या और रोड आता है, हमें उससे दिक्कत नहीं है। वो बैकवर्ड हैं, पहले से बैकवर्ड हैं। लाहौर हाई कोर्ट की उनकी अथॉरिटी उठा के देखिए, उसमें उनको बैकवर्ड बोला गया। और जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, ये नहीं, बैकवर्ड कैसे बोला गया?
सर जो अगर हम बेसिकली देखे जाएं लाहौर हाई कोर्ट में जो उन्होंने पिटीशन डाली थी उस समय मैं हाई कोर्ट में ही था जब इसके ऊपर बहस चलने लग रही थी। तो वहाँ के जो जाटों कौन के सी कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में या इलाहाबाद में हाँ, चंडीगढ़ लाहौर चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ चंडीगढ़ अच्छा, हाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। हाँ, जब इस पे बहस चल रही थी रिजर्वेशन को लेके कि दोबारा से ये जो हुड्डा साहब ने डेटा कलेक्ट किया था वो जो समिति बनाई थी जल्दबाजी में बनाई थी, दोबारा से इसको तैयार किया जाए और पोर्टल पे डाला जाए और पोर्टल पे राय ली जाए, उसके बाद ये डेटा तैयार किया जाए। ठीक है, उसमें मैं हाई कोर्ट में था और कोर्ट नंबर 2 के अंदर ये बहस चल रही थी। तो उसमें कहा गया था भी हम पीछे से लाहौर हाई कोर्ट का हवाला दिया था जजमेंट का भी हमें हमें चंडाल जाति के नाम से जाना जाता था जाटों को, और वो चंडाल जाति थी वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग वो एक अछूत जाति में आती है। ठीक है, अछूत जाति में आती है तो चलो आर्थिक रूप से जमीन आगे मजबूत हो गई है। आर्थिक रूप से मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि वो सोशली रूप से बैकवर्ड नहीं है, सोशली रूप से वो आज बैकवर्ड है जी। सोशली रूप से आपकी दृष्टि से वो बैकवर्ड है। हाँ, आर्थिक दृष्टि से क्या है? आर्थिक दृष्टि से देखो अगर संख्या के अनुपात में भारत की संख्या के अनुपात में निकालें आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं है। किसान वर्ग आज आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं है। ठीक है, अगर आर्थिक दृष्टि से दोनों में किसान वर्ग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी ये जातियां हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं वो किसान पेशे से ज्यादा आती हैं, और किसान पेशे से आने की वजह से ये जो जातियां हैं ये अभी इतनी मजबूत नहीं है। पहले जब जमीनें थी वो ज्यादा थी, अब जमीनें बट गई हैं, टुकड़ों में आ गई जमीनें। किसी के पास 1.5 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2 एकड़ जमीन है। आप ये देखिए 1.5 एकड़ जमीन है वो क्या करता है, अपने घर घर के लिए सब्जी उगाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं अपने जॉब करता है, कहीं कहीं मेरा आपसे हाँ, आखिरी सवाल है, क्या पूरे देश में आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता? पूरे देश में आरक्षण, देखो आरक्षण जो दिया गया था वो जाति के आधार पे दिया गया था। जो जातिगत रूप से लोग पिछड़े हुए लोग हैं, अगर इस देश के अंदर आरक्षण को खत्म करना है तो सबसे पहले इस देश के अंदर जाति को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जाति से ही आरक्षण का जन्म हुआ है, आरक्षण से जाति का जन्म नहीं। एक जाति लेके आनी पड़ेगी। हाँ, एक देश एक संविधान और एक ही जाति। जाति आदमी की जाति नहीं होनी चाहिए, आदमी हाँ सम्मान, हाँ मानव होनी चाहिए। सम्मान उसका कर्म के और गुण के आधार पे होना चाहिए, ना कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है ना, और मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं हाँ और मैं दारू भी पीता हूँ, शराब भी पीता हूँ, फिर भी मेरा सम्मान रहे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण है अगर वो दारू और मीट खाता है तो उसको भी उसी नज़र से देखना चाहिए जो दूसरे जो इस प्रकार के कुसंगत में रहते हैं, दूसरी जाति के हैं। तो ये ब्राह्मण और इसका लेना नहीं है। ये एग्जाम्पल दिया मैंने कि ये कि है कि भाई मैं ब्राह्मणों को कटाक्ष कर रहा हूँ, एक तो फॉर एग्जाम्पल दिया है। तो सभी जातियां जितनी भी हैं भारत के अंदर, सभी जातियों को एक किया जाए और जातियां खत्म करी जाए, इस जिससे बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बुक में लिखा है, उन्मूलन ऑफ कास्ट के अंदर लिखा है भाई समूल नाश होना चाहिए जातियों का। जब तक इस देश के अंदर जातियों का समूल नाश ही नहीं होगा तब तक ये देश इकट्ठा नहीं हो सकता। हम देश बन के आजाद होने के बाद देश तो हुए हैं पर राष्ट्र नहीं है, ठीक है ना, हम राष्ट्र तो बोलते हैं। आप मांग करते हैं देश के संविधान से, प्रधानमंत्री से कि सबको एक कर देना चाहिए? बिल्कुल, मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, मांग करता हूं राष्ट्रपति जी से, मांग बिल लाया करता हूं जाए अलग कि से। एक बिल हाँ बिल लेके आए भी इस देश के अंदर जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए, जाति का नाम भी ना लिया जाए। क्या बात है दोस्तों, आपको बता दें, आप देख रहे हैं ये खास खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और बहुत बड़ी बात निकल के आई है कि देश के प्रधानमंत्री को संसद में एक नया बिल लेके आना चाहिए जिसके अंदर एक देश, एक संविधान और एक जाति, मानव जाति का बिल लेके आना चाहिए। और सारा का सारा जो प्रोपगंडा है, प्रपंच है, जो भी है, आरक्षण के आधार पर जिस तरह की नीतियां बन जाती हैं, लूट घसूट हो जाती है, ये सब समाप्त हो जाएगा। भारत का नागरिक भारतीय होना चाहिए। आपने हमसे बात की है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर जी दोस्तों, हम चाहेंगे आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।